आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पावर सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में क्या है कि जो हम वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। कहाँ? तो जनरेटिंग स्टेशन में। तो उस वोल्टेज को क्या करते हैं, जहाँ पे डिमांड हो वोल्टेज का, तो उस वोल्टेज को हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे हमारा जनरेटिंग स्टेशन में 11 किलो वोल्ट या तो 33 किलो वोल्ट पे पावर जनरेट होता है। अच्छा, अब उसको हम क्या करते हैं, उस जो जनरेटेड वोल्टेज है मीन्स पावर है, उसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं जहाँ पे उसका डिमांड है। ठीक है? तो हम देखते हैं कि जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वोल्टेज, या तो 400 किलो वोल्ट पे करते हैं, या तो 765 किलो वोल्ट पे करते हैं, या 220 किलो वोल्ट पे करते हैं। तो इसी का क्लासिफिकेशन है। ठीक है? अच्छा, आगे देखिए। जैसे हम ये देखें कि देखिए यहाँ पे पावर लाइन वोल्टेज लेवल्स मीन्स हम जो पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कितने वोल्टेज का है जो कि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो पहला में आपको देखने को मिलेगा क्या है, पहला में आपको है हाई वोल्टेज मीन्स एचवी। हाई वोल्टेज बोलेंगे 11 किलो वोल्ट हो गया या तो 33 किलो वोल्ट हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। दूसरा क्या है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ई एच वी, ये है 66 किलो वोल्ट या 132 किलो वोल्ट या 220 किलो वोल्ट। थर्ड हमारा आता है मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एम ई एच वी 400 किलो वोल्ट। एंड लास्ट में है क्या, अल्ट्रा हाई वोल्टेज यू एच वी 765। मीन्स आप ये देखिए कि जनरेटिंग स्टेशन में 11 किलो वोल्ट का पावर या फिर बोल सकते हैं वोल्टेज जनरेट हो रहा। ठीक है, हुआ। अब उस जनरेटेड वोल्टेज को जहाँ पे आपको डिमांड है वोल्टेज का या मीन्स पावर का, तो कितने वोल्टेज पे सेंड कर रहा है। देखिए, या तो 765, इसको क्या बोले, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, या तो 400 हो गया या 220 हो गया। ठीक है, या 11 किलो वोल्ट या 33 किलो। तो इतना इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है। ये समझ में आया? आगे देखिए, अब क्या है, ये तो ट्रांसमिट किया। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस है। ट्रांसमिशन में क्या है कि जनरेटिंग स्टेशन से आपका जो ग्रिड हो गया, पावर ग्रिड हो गया, वहाँ क्या किया कि डायरेक्ट स्टेप अप वोल्टेज किया। मीन्स जो वोल्टेज है उसको कहीं क्या किया, स्टेप अप किया। मीन्स स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके वो जो जनरेटेड वोल्टेज था उसका वैल्यू को क्या किया, बढ़ाया, और उसको उस जनरेटेड वोल्टेज को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। कहाँ? तो पावर ग्रिड में। आगे क्या कर रहा है, इस पावर ग्रिड से क्या होता है कि अब उसको पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे इंडस्ट्रीज में पावर का ज़रूरत है, या तो हमारे घरों में पावर का ज़रूरत है। ठीक है, तो वहाँ से क्या करता है, उस पावर को जनरेट करता है। तो उसका भी क्लासिफिकेशन है। जैसे देखिए, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका, पहला क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, जो कि आपका 11 किलो वोल्ट हो गया या 33 किलो वोल्ट हो गया। और ये किस पे सप्लाई होता है, थ्री फेज। ये क्या है, थ्री फेज, थ्री वायर सिस्टम। सेकंड क्या है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, ये है 415 किलो वोल्ट या 220 किलो वोल्ट। ये थ्री फेज 4 वायर सिस्टम। जो एक्स्ट्रा जो वायर आ रहा है वो क्या है, न्यूट्रल, उसको समझिए, न्यूट्रल वायर या फिर ग्राउंड वायर। या सिंगल फेज, ये क्या है आपका, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम। ये समझ में आया? अच्छा, अब आगे देखिए क्या है, लिखा है कि फॉर इंडियन सिस्टम टॉलरेंस प्रोवाइडेड फॉर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इज 6%। मतलब जो हमारा वोल्टेज में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है वो कितना अलाउड है, तो इंडिया में ये 6% अलाउड है। मीन्स 6% अप हो सकता है, 6% डाउन हो सकता है। तो इतना का फ्लक्चुएशन अलाउड है। और दूसरे कंट्रीज में कितना है, ये 5% है। मीन्स 5% का जो फ्लक्चुएशन है वो अलाउड है। ये समझ में आया? तो ये इम्पोर्टेंट है, 6% और 5%, ये जो हमारा डाटा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऑन व्हाट बेसिस डू वी डिसाइड द वोल्टेज रेटिंग ऑफ ए लाइन। मीन्स हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमारा जो वोल्टेज रेटिंग क्या होना चाहिए। मीन्स हम अगर किसी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू अगर हम पावर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कितने
उस कितने लेवल का हम वोल्टेज ट्रांसफर करें। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई सा भी ट्रांसमिशन लाइन उठाएं और उसमें हम कोई सा भी वोल्टेज हम ट्रांसफर कर दिए। हाँ, मान लीजिए हम एक कोई ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें मान लीजिए हम 765 किलो वोल्ट पावर ट्रांसफर कर दिए। कोई दूसरा हम कंडक्टर उठाएं, उसमें मान लीजिए हम 11 किलो वोल्ट ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम किसी भी कंडक्टर के थ्रू हम कोई सा भी वोल्टेज ट्रांसफर कर देंगे। इसका प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए ना, रीज़न होना चाहिए। तो हम आगे हम देखेंगे कि हम मतलब किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन का क्या वोल्टेज रेटिंग होना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि भाई हाई वोल्टेज इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन। ये हाई वोल्टेज ही क्यों? मतलब कि अगर हम जनरेटिंग स्टेशन में 11 किलो वोल्ट हम जनरेट कर रहे हैं, तो फिर उस 11 किलो वोल्ट को हम स्टेप अप क्यों कर रहे हैं? मीन्स स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके उसके लेवल को हम इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज ही क्यों सेंड करते हैं? अगर जैसे अगर 11 किलो वोल्ट का डिमांड है तो हम उतना ही सेंड करेंगे 11 किलो वोल्ट, पर उसको हम इंक्रीज क्यों कर रहे हैं? तो इसका रीज़न समझिए। इसका रीज़न ये है कि इससे हमारा जो पावर सिस्टम में मीन्स ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेस होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं जो लॉस है हमारा लॉस, देखिए कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो वहाँ पे लॉस होगा ही होगा। कोई भी आइडियल कंडीशन तो है नहीं, लॉस तो होना ही है। तो हम क्या करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो भी लॉस है वो मिनिमम हो। तो लॉस को मिनिमम करने के लिए क्या किया जाएगा? उसको जो पावर जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हाई वोल्टेज पे ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे देखिए क्या बोलेंगे कि इफ़ वी वांट टू डिलीवर पावर P टू लोड। अगर हम लोड पे कोई पावर P को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो क्या होगा? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VI cos phi। अच्छा, यहाँ से आप ये देखिए कि जो करंट है वो क्या हो जाएगा? P/V cos phi, ठीक है। आगे देखिए लॉसेस क्या होता है? लॉसेस होता है I²R। हम I²R ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है तो उसमें जो हमारा रेजिस्टेंस वगैरह है वो क्या है? सीरीज में होता है। तो जहाँ सीरीज कंडीशन आए तो वहाँ पे हम I²R लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से I का वैल्यू क्या हो जाएगा? P/V cos phi इसका स्क्वायर इंटू R। क्या हुआ? P²R/V² cos² phi। तो यहाँ से हम ये देखें कि हमारा जो लॉसेस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये जो लॉस आया हमारा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। मतलब हम ये बोलेंगे कि अगर देखिए अगर हम वोल्टेज लेवल को अगर हम इंक्रीज किए तो उससे क्या होगा? लॉसेस जो है हमारा वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आप ये देखिए ना, अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, डिनोमिनेटर अगर बढ़ा तो हमारा लॉस क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारा रीज़न है। ये समझ में आया? आगे देखिए अब ये क्या बोलता है नोट में कि इफ हाईएस्ट वोल्टेज इज ऑलवेज यूज इन ट्रांसमिशन लाइन, तो उससे क्या होगा? साइज ऑफ टावर एंड साइज ऑफ बेसिकली टावर जो कि एक ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या होगा? इंक्रीज होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि इफ हाईएस्ट वोल्टेज इज ऑलवेज यूज्ड, तो क्या होगा? इसे एंड साइज ऑफ टावर एंड दूसरा क्या है? ट्रांसमिशन लाइन शुड इंक्रीज।
अगर हम ट्रांसमिशन लाइन में अगर हम हाई वोल्टेज सेंड कर रहे हैं, हाई वोल्टेज को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो हमारा साइज़ ऑफ टावर है, ये इम्पोर्टेंट है। साइज़ ऑफ टावर वो कहीं न कहीं क्या होगा, वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। वो कहीं न कहीं क्या होगा, ज़्यादा उसका साइज़ को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि हमारा जो हमारा इंसुलेशन है, जो इंसुलेशन उसमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखिए, हम क्या करते हैं कि जनरेटिंग स्टेशन में पावर जनरेट किए, उसको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिर सपोर्ट देने के लिए हमारा ट्रांसमिशन टावर होता है, तो जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन हुआ और ट्रांसमिशन टावर है, तो दोनों को एक साथ इंस्टॉल करने में, एक साथ कनेक्ट करने के लिए हम इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस भी हमको देना पड़ेगा ना, नहीं तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो कहाँ चला जाएगा, वो टावर के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो हम इंसुलेटर प्रोवाइड करेंगे उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा करना पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा करना पड़ेगा तो उसका साइज भी बढ़ाना पड़ेगा इंसुलेटर का। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम वोल्टेज लेवल को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे टावर का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि नीचे ग्राउंड क्लियरेंस भी तो चाहिए। अगर हम लेट्स से हाई वोल्टेज हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हाँ, तो वो कहीं न कहीं किसी को प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। हाँ, वो किसी के कुछ जैसे हाई वोल्टेज है, तो उसके नीचे से अगर कोई इंसान अगर गुज़र रहा है, कोई जा रहा है, तो क्या होगा, उसको कहीं न कहीं इलेक्ट्रिक फ़ील्ड क्या करेगा, इन्फ्लुएंस होगा उससे। हाँ, उसके इलेक्ट्रिक फ़ील्ड के कॉन्टैक्ट में आएगा जिसकी वज़ह से उसको शॉक लग सकता है। हाँ, तो किसी को ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, ठीक है? तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि साइज़ ऑफ टावर को हम और इंक्रीज़ करेंगे, मतलब जो हमारा ग्राउंड और ट्रांसमिशन लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, वो हम बढ़ाएँगे। जैसे ये हमारा जैसे देखिए, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है और ये हमारा ग्राउंड है, तो ये ट्रांसमिशन लाइन और ग्राउंड के बीच का जो डिस्टेंस वो क्या करेंगे, वो हम इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जब इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा ये टावर है, टावर जो होगा, ठीक है? तो इसका जो हमारा हाइट है उसको भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, ज़्यादा कहीं न कहीं क्या कॉस्टली पड़ेगा ये पहला प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम क्या कर रहे हैं, अगर ज़्यादा वोल्टेज है तो इसको यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इंसुलेटर लगाते हैं। यहाँ पे जो ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे क्या लगाएँगे, हम इंसुलेटर लगाते हैं। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा इंसुलेटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो उतना ही ज़्यादा उसका साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा इंसुलेटर का, जिसकी वजह से क्या होगा, उस इंसुलेटर का कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोलेंगे कि जो हमारा इंसुलेशन है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के। ये इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाए कि जो हम इंसुलेशन वगैरह जो लगाते हैं, इंसुलेटर जो हम यूज़ करते हैं, तो किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं? तो वो कहीं न कहीं हम वोल्टेज का जो रेटिंग है, कितना वोल्टेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। अगर हम कम वोल्टेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कम रेजिस्टेंस का हम इंसुलेटर लगाएँगे, तो इस वजह से उसका साइज़ भी कम रहेगा। और अगर वही हम ज़्यादा वोल्टेज हम सेंड कर रहे हैं, लेट्स से हम वोल्टेज कितना सेंड कर रहे हैं, 765 किलो वोल्ट। अब इतना वोल्टेज सेंड कर रहे हैं, तो समझ रहे हैं ये कितना वोल्टेज है? देखिए 765, ये के है ना, तो 000 मीन्स 7,65,000 वोल्ट, 7,65,000 वोल्ट। ये देखिए, अब इतना वोल्टेज को एक ट्रांसमिशन लाइन क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र करवा रहा है। तो इसके लिए आप ये सोचिए कि जो हमारा इंसुलेटर जो लगेगा, वो क्या, उसका साइज़ क्या होगा, छोटा होगा? नहीं, उसका साइज़ बहुत इंक्रीज़ करना पड़ेगा, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा वोल्टेज है वो लीक ना कर जाए। समझ रहे हैं? आगे देखिए, आगे क्या है? आगे एक है टॉपिक हमारा कि डिसाइडिंग ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज लेवल, कि मीन्स ये क्या है कि ऑन विच बेसिस
डू वी डिसाइड द वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ लाइन, हम किस बेसिस पे हम वोल्टेज रेटिंग डिटरमाइन करते हैं या फिर हम डिसाइड करते हैं। जैसे हमारा कोई ट्रांसमिशन लाइन है तो हम उस ट्रांसमिशन लाइन में कितना हम वोल्टेज को सेंड करें, कितना वोल्टेज को सेंड कर रहे हैं, तो वही तो उसका रेटिंग होता है। तो किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, तो आगे देखिए इसमें एक फार्मूला वगैरह जो लगेगा अभी आप नहीं पढ़े होंगे, आगे आने वाले लेक्चर में, और ये पावर सिस्टम का जैसे लेक्चर सीरीज आगे बढ़ेगा तो आप ये पढ़िएगा। देखिए जो पावर होता है ये किसके इक्वल होता है, एक तो आप होता है वी आई इंटू कॉस फाई या कॉस थीटा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेंडिंग एंड वोल्टेज इंटू रिसीविंग एंड वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय साइन डेल। फिर P मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा, P मैक्सिमम होगा Vs इंटू वी आर अपॉन रिएक्टेंस। अच्छा इसमें नोट करके लिखिएगा क्या कि एज डिस्टेंस और लेंथ, एज डिस्टेंस और लेंथ, एज डिस्टेंस और लेंथ ऑफ लाइन, ऑफ लाइन अगर इंक्रीज कर रहा है तो x की वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब अगर L बढ़ा तो क्या होगा, x भी बढ़ेगा। तो अब ये देखिए P मैक्सिमम क्या होगा, मतलब x का वैल्यू क्या हो रहा है, x का वैल्यू बढ़ रहा है, तो अगर ये बढ़ेगा, ये जो क्वांटिटी अगर ये बढ़ेगा तो P मैक्सिमम क्या होगा, घटेगा। तो P मैक्सिमम क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। इसकी वजह से क्या, स्टेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, ये आने वाले चैप्टर में पढ़िएगा, अभी नहीं बट आने वाले चैप्टर में स्टेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या होता है, रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या होता है, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको पढ़ना है। तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ये भी डिक्रीज होगा। हम तो ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा पावर मैक्सिमम हो, जो हमारा सिस्टम हो वो मोर स्टेबल हो, लेकिन यहाँ तो स्टेबिलिटी ही घट रहा है, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हम बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, टू कीप P maximum constant, to keep P maximum constant क्या बोलेंगे कि वोल्टेज must increase with distance और लेंथ, ठीक है। मतलब कि अगर डिस्टेंस या फिर लेंथ अगर बढ़ रहा है तो डिस्टेंस या लेंथ बढ़ने से क्या हो रहा था, रिएक्टेंस की वैल्यू, ये जो हमारा x था ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, ये इंक्रीज कर रहा था रिएक्टेंस की वैल्यू। तो जैसे जैसे डिस्टेंस या लेंथ बढ़ेगा तो वैसे वैसे हमको जो वोल्टेज का जो रेटिंग है, ये जो वोल्टेज है इसको भी क्या करना पड़ेगा, इस ये जो हमारा वोल्टेज है इसको भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोलेंगे कि एज लेंथ अगर इंक्रीज कर रहा है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। तो टू कीप लेस लॉसेस करंट को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा, एंड हेंस वोल्टेज इंक्रीज। मतलब पावर मैक्सिमम का क्या था, मीन्स पावर का क्या था, सेंडिंग एंड वोल्टेज इंटू रिसीविंग एंड वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई साइन डेल। तो पावर मैक्सिमम का क्या फार्मूला आया, ये वी एस इंटू वी आर अपॉन रिएक्टेंस। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। अब रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो हमारा पी मैक्सिमम है ये घटेगा।
अब P मैक्सिमम घटेगा तो स्टेबिलिटी भी घटेगा, स्टेबिलिटी भी घट रहा है। तो हम क्या बोले कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है, ये देखिए जैसे जैसे हमारा लेंथ और डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा वोल्टेज लेवल को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी जा कर के ये जो हमारा पावर है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई एरिया। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है तो लेंथ बढ़ने से यहाँ पे देखिए लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा। लेंथ न्यूमिनेटर में अगर न्यूमिनेटर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा लॉस है, लॉस क्या हो, मिनिमम हो। आप ये देखिए पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो हमको क्या करना है, हमको कहीं ना कहीं पावर को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट अगर रिड्यूस होगा, करंट अगर रिड्यूस हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, मीन्स व्हाट, करंट कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा, तो जिसकी वजह से क्या है कि वोल्टेज बढ़ेगा। ये समझ में आया कि जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करेगा ट्रांसमिशन लाइन के बीच में जो हमारा ये लेंथ है, ये डिस्टेंस है, अगर वो इंक्रीज करेगा तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज लेवल को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से दो बातें आपको समझ में आना चाहिए। पहला कि हम क्यों ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज ही ट्रांसफ़र करते हैं। पहला क्या है कि उससे लॉस मिनिमम होता है, लॉस क्या होता है, मिनिमम। और यहाँ पे क्या समझे, यहाँ भी सेम बात को कहा जा रहा है कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है तो उसमें कहीं ना कहीं आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपको वोल्टेज भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, और वोल्टेज तभी इंक्रीज होगा जब यहाँ पे जो हमारा करंट है वो क्या होगा, करंट हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, अच्छा, फिर ये देखिए कि टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मतलब ट्रांसमिशन लाइन में कुछ आपका ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ट्रांसमिशन लाइन इज रेफर टू as the conductor which carries power from generating a station to substation near to load। देखिए जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है तो ट्रांसमिशन लाइन जो है उसको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। हाँ, जैसे आप इसमें पढ़िएगा क्या, जैसे आपको आपका हो गया फीडर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया या सर्विस मेंस हो गया, ये कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन लाइन का मीन्स सब पार्ट है। ठीक है, मीन्स जनरेटिंग स्टेशन से पावर जनरेट हुआ, उसको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पावर को सेंड कर रहा है, तो उसको फिर पावर ग्रिड में ला रहा है, पावर ग्रिड से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो कंडक्टर जो है ना, जैसे ये हमारा क्या है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन था, ये क्या था, यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या किया, ट्रांसमिशन लाइन आया। तो ये इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलेगा, इसको क्या बोलेगा, फीडर बोलेगा। फिर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटर से जो पावर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको क्या बोलेगा, उसको बोलेगा डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ, इसी तरीके से एक टर्म है, टर्मिनोलॉजी है सर्विस में, तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है उसके बारे में, उसको समझने का ट्राई करते हैं। देखिए पहला क्या है, पहला है हमारा फीडर, फीडर। दूसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर। और तीसरा क्या है हमारा, सर्विस मेंस, सर्विस मेंस। देखिए ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन है, ये क्या है हमारा, जनरेटिंग स्टेशन है। अच्छा, जनरेटिंग स्टेशन में क्या हो रहा है, पावर जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब क्या किया कि यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगाया, सर्किट ब्रेकर लगाने के बाद क्या किया कि जो जनरेटेड पावर था, क्या था, जनरेटेड पावर था, इसको क्या किया, इसको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू सेंड किया, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू क्या किया, सेंड किया। और ये आपका क्या है, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ तक पावर को सेंड कर रहा है ये।
ठीक है। तो इस पूरे पाथ को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे पाथ को हम बोलेंगे हम फीडर। पूरे पाथ को क्या बोलेंगे हम, फीडर। ठीक है। अच्छा, इस पूरे पाथ को क्या बोले हम, फीडर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो हमारा फीडर है इसमें कहीं ना कहीं पावर का लॉस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, पावर का लॉस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि देखिए हम इस फीडर के थ्रू हम लोड को हम ट्रांसफ़र, मतलब जैसे हमारे घरों में पावर का रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रीज़ में पावर का रिक्वायरमेंट है, तो हम डायरेक्ट फीडर से उस पावर को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। उसको प्रॉपरली पहले कहाँ हम पावर पावर को ट्रांसफ़र करेंगे, पहले हम उसको पावर ग्रिड में लेके जाएंगे, उसके बाद वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे किसी को हम पावर ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा करंट है, करंट का जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पे कोई लोड नहीं है, नो लोड। पहला क्या, यहाँ पे कोई लोड नहीं है। दूसरा क्या कि यहाँ पे करंट का जो वैल्यू है कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है, लॉसेस मिनिमम होता है, लॉस क्या होगा, मिनिमम होगा। और यहाँ पे हम किसी लोड को पावर ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इस पावर को क्या कहाँ लाया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मीन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के पास लाया। देखिए ये जो है यहाँ से क्या कर रहा है ना, पावर को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इंडस्ट्रीज हो गया, तो इंडस्ट्रीज को पावर सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो इसको क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूटर बोला। इसको क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूटर बोला। ये समझ में आता है, ये क्या है, ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटर। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, अब क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूटर में जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पावर सप्लाई किया। उसके बाद फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से जो हमारे घरों में जो लोड वगैरह आता है, ठीक है, घरों में जो लोड आता है तो वो तो बहुत कम वोल्टेज का रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया कि वहाँ पे एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाया। क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो डिस्ट्रीब्यूटर से क्या, डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बीच का जो वोल्टेज आ रहा है और ये जो पूरा डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको बोला सर्विस मेन। क्या बोला, सर्विस मेन। फिर से समझिए, यहाँ पे था हमारा जनरेटिंग स्टेशन, एक सेकेंड, ये हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा था जनरेटिंग स्टेशन। यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगाया है। सर्किट ब्रेकर के बाद क्या किया कि ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू क्या किया, पावर को ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, तो इस पूरे पाथ को क्या बोला, फीडर बोला। क्या बोला, फीडर। फीडर में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है, यहाँ से पावर सप्लाई नहीं करता है, यहाँ पे कोई लोड नहीं होता है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो लॉसेस है वो मिनिमम हो, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप मिनिमम हो, यहाँ पे लॉस मिनिमम हो। यहाँ पे लॉस हो जाएगा तो हम आगे ट्रांसफ़र क्या ही करेंगे, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लॉस मिनिमम होना चाहिए। अब क्या किया, अब ये क्या कि यहाँ से इस पॉइंट से बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे पावर सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर इसको बोलने लगे। अच्छा, जो हमारे घरों में जो हमारा वोल्टेज आता है बहुत कम, जैसे 230 वोल्ट, 220 वोल्ट, है ना, तो उसके बाद क्या किया डिस्ट्रीब्यूटर से, उसके बाद क्या किया डिस्ट्रीब्यूटर से क्या कनेक्ट किया, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर। ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस लेवल, वोल्टेज लेवल को और डिक्रीज कर दिया और कम कर दिया। कम करने के बाद क्या किया, तो डिस्ट्रीब्यूटर और ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बीच का जो पाथ है उसको क्या बोला, सर्विस मेन। क्या बोला, सर्विस मेन। और लास्ट में क्या बोला, जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर है, ठीक है, या तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, तो उससे जो हमारे लोड है, मतलब घरों में जो पावर सप्लाई आ रहा है, तो वहाँ इससे बीच का जो डिस्टेंस है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और हमारे घरों में जो लोड आ रहा है, तो वहाँ का जो डिस्टेंस या पार्ट बोल लीजिए उसको क्या बोला, सब मेन। क्या बोला, सब मेन। तो आई होप सो ये डायग्राम क्लियर है, फीडर किसको बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर किसको बोलेंगे और सब मेन किसको बोलते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, एक क्वेश्चन है कि फॉर द सेम पावर ट्रांसफर सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ, क्या क्या बोल रहा है कि हमारा जो पावर है, जैसे ये देखिए पावर है और सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी और
लेंथ, ये 3 जो क्वांटिटी है वो क्या बोला कि सेम है, कांस्टेंट बोल दिया। इफ द ट्रांसमिशन वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, ट्रांसमिशन वोल्टेज को क्या किया गया, पहले V1 वोल्टेज था, अब क्या किया गया, V2 वोल्टेज कर दिया गया, तो कितना बढ़ा दिया गया वोल्टेज, n टाइम्स। तो व्हाट विल हैपन टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो ट्रांसमिशन लाइन का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा वो पूछा है। इसको कैसे करेंगे देखिए, जैसे पावर क्या होता है, पावर होता है वी आई कॉस फाई, समझ में आया। बोल क्या रहा है, इफ वोल्टेज पहले V1 था, अब क्या कर दिया, V2 कर दिया, मीन्स V2 बाई V1 क्या है, n है, ठीक है। पावर क्या है, कांस्टेंट है, मतलब P1 इज इक्वल्स टू P2। तो P1 को क्या लिखेंगे, P1 को लिखेंगे या क्या कर सकते हैं इसको, V1 इंटू I1 इंटू कॉस फाइव इज इक्वल्स टू V2 इंटू I2 इंटू कॉस फाइव। अच्छा, यहाँ से I2 बाई I1 निकालिए, I2 और ये जो I1 है इसको डिनोमिनेटर में लाइए, I1 इक्वल्स टू, अच्छा ये कॉस फाइव आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों में पावर फैक्टर तो सेम होगा ना, पावर फैक्टर सेम होगा। और इधर क्या आया, इधर आया V1 बाई V2, V1 बाई V2, ठीक है। अच्छा, V2 बाई V1 कितना था, V2 बाई V1 का वैल्यू था हमारा n, तो V1 बाई V2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 बाई n। तो यहाँ जो रेशियो आएगा क्या आएगा, 1 बाई n, समझ में आ रहा है। तो हमारा I2 बाई I1 का जो रिलेशन आएगा 1 बाई n, मतलब कि अगर हम I2 निकालना चाहे तो क्या बोलेंगे कि I1 अपॉन n, I1 अपॉन n, मतलब अगर हम सेकंड केस की अगर बात करें हमारा I2, तो वो क्या होगा, वो I1 बाई n, समझ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको हम पहले बता चुके हैं कि जो हमारा करंट रेटिंग होता है, क्या है, करंट रेटिंग, करंट रेटिंग वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है प्रोपोर्शनल हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। हाँ, क्या बोला यहाँ पे, बोला कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट रेटिंग पे डिपेंड करता है, मतलब करंट का क्या रेटिंग है। तो हम क्या निकाल दिए, हम निकाले I2 बाई I1, क्या हो गया, 1 बाई n, मतलब कि सेकंड केस में जो I2 का जो वैल्यू होगा वो कहीं ना कहीं n टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा अपने अर्लियर वैल्यू से। ये समझ में आया। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारा I2 का वैल्यू क्या हो रहा है, I2 का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेकंड केस में क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो, जैसे हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ये किसके प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, करंट, करंट रेटिंग के। तो क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, I2 का वैल्यू यहाँ पे कितना आया, I1 बाई n, मतलब I1 डिवाइडेड बाई n है, मीन्स I2 की वैल्यू कम रही है, जब I2 की वैल्यू कम रही है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो सेकंड केस में होगा वो भी कम जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। ये समझ में आया। आगे देखिए, आगे क्या है, इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि फॉर द सेम पावर ट्रांसफर, इसमें भी सेम कंडीशन लगभग लग रहा है कि पावर ट्रांसफर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है ऑफ अ लाइन, इफ द ट्रांसमिशन वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, मीन्स वही V2 बाई V1 क्या गया, n हो गया, तो व्हाट विल हैपन टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्रांसमिशन लाइन
कंसीडर लॉसेस टू बी कांस्टेंट, लॉस क्या है, कांस्टेंट है। तो अब देखिए यहाँ पे पावर को क्या लिखेंगे, V1, जैसे ये देखिए पावर क्या होता है V इंटू वाई इंटू कॉस फाइव। तो क्या बोल रहा है कि P1 इक्वल्स टू P2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, V1 I1 कॉस फाइव इज इक्वल्स टू V2 I2 कॉस फाइव, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे कि I2 बाई I1 कैलकुलेट करिए, ये I2 बाई I1 क्या होगा, V1 बाई V2। अच्छा, हमें ये दे रखा है कि V2 बाई V1 की जो वैल्यू है वो n है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V1 बाई V2 का जो वैल्यू होगा वो 1 बाई n हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई n। इतना क्लियर है। अच्छा, अब क्या बोला कि लॉस क्या है, कांस्टेंट है। लॉस का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, ये क्या बोला, कांस्टेंट, ये क्या बोला, कांस्टेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, I2 स्क्वायर R2 इज इक्वल्स टू I1 स्क्वायर R1। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, R1 बाई R2 का वैल्यू निकालिए, R1 बाई R2, ये क्या होगा, I2 बाई I1 का स्क्वायर। इतना रिलेशन क्लियर है। अच्छा, अब आगे देखिए, हम अभी डिस्कस किए कि जो हमारा करंट रेटिंग होता है, करंट रेटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर इसको ऐसे भी बोल दीजिए कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो करंट रेटिंग पे डिपेंड करेगा। करंट रेटिंग, कितना करंट का रेटिंग है उसी के हिसाब से हम क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। इतना क्लियर है। अच्छा, अब ये देखिए कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, रो को क्या बोला, कांस्टेंट, रो को क्या बोला, कांस्टेंट, लेंथ को क्या बोला, कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए ना, सेम लेंथ लिखा है, क्या लिखा है, सेम लेंथ, और सेम मटेरियल लिखा है, तो रो भी सेम है, लेंथ भी सेम है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, रो एल बाई एरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, R1 बाई R2 इक्वल्स टू A2 बाई A1, ठीक है। और यहाँ से देखिए R1 बाई R2, और यहाँ पे क्या है, R1 बाई R2 ये किसके इक्वल है, I2 बाई I1 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। और I2 बाई I1 का जो वैल्यू आ रहा था यहाँ से कितना था, 1 बाई n। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई n का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा A2 बाई A1। तो A2 बाई A1 इज इक्वल्स टू 1 बाई n स्क्वायर। मतलब हम A2 का बात करें तो A1 बाई, इस बार जो है ना, जो हमारा फाइनल एरिया जो है बहुत ज़्यादा कम जाएगा, A1 अपॉन n स्क्वायर टाइम्स कम जाएगा। तो अगर एरिया क्या है, कम जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये देखिए A2 का जो वैल्यू है, A2 का जो वैल्यू है यहाँ पे, A2 का वैल्यू क्या हो रहा है, कम जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस। हाँ, कंक्लूजन में जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है CSA विल रिड्यूस, ठीक। आगे देखिए फिर क्या बोला कि फॉर द सेम पावर ट्रांसफर। अच्छा, एक और देखिए इसमें, इसमें क्या बोला
कि हमारा लॉसेस कांस्टेंट होना चाहिए। तो अभी हम कहीं पढ़े थे क्या कि लॉस कहाँ कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट या मिनिमम, हम फीडर में पढ़े थे। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं क्या कि इन फीडर, यहाँ पे लिख लीजिए इन फीडर्स losses needs to be constant or minimum at any condition, किसी भी कंडीशन पे जो हमारा लॉस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला कि फॉर द सेम पावर ट्रांसफर, मीन्स पावर ट्रांसफर कितना बोल रहा है इस बार फिर, P है। अच्छा, सेम मटेरियल है तो रो सेम है, लेंथ सेम है। इफ द ट्रांसमिशन वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, तो V2/V1 कितना हो जाएगा n टाइम्स। हाँ, पावर सेम मीन्स P1 इज इक्वल्स टू P2, तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे V1 I1 cos phi इज इक्वल्स टू V2 I2 cos phi। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा V2/V1 इज इक्वल्स टू I1/I2। अब V2/V1 की वैल्यू कितनी है, n है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंसीडर पर यूनिट वैल्यू ड्रॉप टू बी कांस्टेंट। ठीक है, एक नया टर्मिनोलॉजी है पर यूनिट वैल्यू ड्रॉप। तो ये आप देख लीजिए क्या है, PU ड्रॉप कांस्टेंट। आगे एक चैप्टर है पर यूनिट, उसमें हम लोग समझेंगे कि पर यूनिट ड्रॉप क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ये ध्यान में रखिए कि I इंटू R अपॉन वोल्टेज क्या है, ये कांस्टेंट है। देखिए ना नीचे, नीचे भी क्या है, वोल्टेज है। ऊपर वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, IR होता है। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो हम क्या बोलेंगे कि I1 इंटू R1 अपॉन V1 शुड बी इक्वल्स टू I2 इंटू R2 इंटू V2। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे हम R1/R2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए R1/R2 इज इक्वल्स टू V1/V2 मल्टीप्लाइड बाई I2/I1। तो V1/V2 की वैल्यू कितनी आ रही थी, V2/V1 है n, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो V2/V1 है ये n है, तो V1/V2 क्या हो जाएगा 1/n मल्टीप्लाइड बाई I2/I1 देखिए I1/I2 n है, तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे I2/I1 तो ये भी क्या हो जाएगा 1/n। तो ये क्या हो जाएगा R1/R2 1/n²। अब हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L बाई एरिया। तो यहाँ पे रो भी कांस्टेंट, L भी कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब R1/R2 इज इक्वल्स टू A2/A1 और R1/R2 का वैल्यू 1/n²। तो यहाँ से हम क्या बोलें कि जो हमारा देखिए A2 विल बी इक्वल्स टू A1 अपॉन n²। मतलब हमारा जो सेकेंड केस में जो एरिया है वो n² टाइम्स घट जा रहा है, मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया विल रिड्यूस। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप n टाइम्स अगर वोल्टेज बढ़ाते हो तो जो हमारा कंडक्टर का रिक्वायरमेंट है वो क्या होगा, वो उतना के स्क्वायर टाइम्स उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा।
तो इससे एक बात समझ सकते हैं, हो सकता है इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाए कि अगर हमें हाई वोल्टेज ट्रांसफ़र करना है, तो हाई वोल्टेज ट्रांसफ़र करने के लिए हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा या कम ज़रूरत पड़ेगा? तो हम क्या बोलेंगे? कम ज़रूरत पड़ेगा, लेस रिक्वायर्ड है। देख रहे हैं ना, कैसे हमारा एरिया n स्क्वायर टाइम्स घट जा रहा है। अगर हमें तो ये तो हमारे लिए एडवांटेजियस चीज़ है। हाँ, इससे क्या होगा कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम लग रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम लग रहा है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? कॉस्ट भी कम लग रहा है ना? कॉस्ट भी कम लगेगा। तो अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज को क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम लगेगा। समझ में आया? अच्छा, आप जल्दी-जल्दी ये देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है? हम जो ट्रांसमिशन लाइन में जो हम कंडक्टर यूज़ करते हैं, जैसे पहला क्या है? पहला है हमारा, ये है देखिए सॉलिड कंडक्टर या सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर, सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर। अच्छा, दूसरे में क्या है? स्ट्रैंड कंडक्टर। ये क्या था? सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर। ये क्या है? स्ट्रैंड कंडक्टर। ये क्या है? कंपोजिट स्ट्रैंड कंडक्टर। लास्ट में क्या है? बंडल्ड कंडक्टर। ठीक है, देखिए सॉलिड कंडक्टर क्या होता है या फिर सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर क्या होता है? तो इसमें जो हमारा कंडक्टर है ना, वो एक ही है, ठीक है? ये मिक्सचर नहीं है ढेर सारे कंडक्टर का, ये सिंगल कंडक्टर है। देख रहे हैं? क्या बोलेंगे कि अ सिंगल स्ट्रैंड कंडक्टर इज वन विच हैज सिंगल कंडक्टर। क्या है? सिंगल कंडक्टर, जो कि सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, ठीक है? ये है हमारा स्ट्रैंड कंडक्टर। स्ट्रैंड में देखिए कितने सारे हैं, ढेर सारे हैं आपस में, ठीक है? ये क्या है? कंपोजिट स्ट्रैंड कंडक्टर। ये क्या है? कंपोजिट स्ट्रैंड कंडक्टर, कि एक के ऊपर एक, इस तरीके से, एक के ऊपर एक, इस तरीके से कंपोजिट है। और लास्ट में हमारा बंडल कंडक्टर है। तो इसको क्या किया गया? ये हमारा जो देखें, ये जो हमारा स्ट्रैंड कंडक्टर था, तो स्ट्रैंड कंडक्टर को क्या किया गया? एक साथ इंस्टॉल कर दिया गया, एक साथ कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है? इसको क्या बोल रहा है? बंडल कंडक्टर। इतना समझ में आया? अच्छा, एक और टॉपिक आप देखिए कि वाई सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज रिक्वायर्ड। जैसे हम ट्रांसमिशन सिस्टम में देखते हैं कि जो हम कंडक्टर यूज़ करते हैं, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंड्रिकल होता है, मीन्स सर्कुलर टाइप का सिलेंड्रिकल होता है। तो हम ट्रायंगुलर क्यों नहीं यूज़ करते हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, या तो हम रेक्टेंगुलर क्यों नहीं यूज़ करते हैं, हम सर्कुलर ही क्यों यूज़ करते हैं? तो इसका रीज़न देखिए, इसका रीज़न क्या है? हम क्या बोलेंगे कि उसमें क्या होता है? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका जो एरिया है वो कैसा है? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होने से फ़ायदा क्या है? बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि लो कोरोना लॉस होता है, लो कोरोना लॉस। क्या होगा? लो कोरोना लॉस, ठीक है ना? लो कोरोना लॉस। अच्छा, कोरोना लॉस हम आपको बता चुके हैं कि कोरोना लॉस क्या होता है। जैसे हम ट्रांसमिशन सिस्टम में ज़्यादा वोल्टेज को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ज़्यादा वोल्टेज के होने की वजह से क्या होता है? जो सराउंडिंग एयर पार्टिकल है, वो आयोनाइज़ हो जाता है और वो भी कंडक्शन करने लगता है, जिसकी वजह से जो वोल्टेज है वो लीक करने लगता है। मीन्स एक तरीके का क्या है? वो लॉस है, ठीक है? अच्छा, इसमें देखिए कि अगर हम ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर वगैरह अगर हम यूज़ करें, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? लो, क्या बोलेंगे? लो क्रॉस सेक्शनल एरिया एट एजेस। मतलब
कॉर्नर पे जैसे ये हमारा क्या आ गया, कॉर्नर हो गया, मीन्स किनारा हो गया, एज हो गया। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बहुत कम है। तो कम होने की वजह से क्या होगा, कम होने की वजह से क्या होगा, चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चार्ज डेंसिटी विल बी हाई। चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो जैसे आप ये पढ़े होंगे ना कि सिग्मा जैसे क्या है, सिग्मा इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे क्या है, एरिया घट रहा है तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बढ़ेगी। अब चार्ज डेंसिटी अगर बढ़ रहा है मतलब ये चार्ज का डेंसिटी बढ़ रहा है, मीन्स बहुत ज़्यादा चार्ज यहाँ पे सर ये एक्यूमुलेट हो गए। मतलब यहाँ पे अगर चार्ज की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चार्ज हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज है बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब ये हम आपको पढ़ा चुके हैं कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, मोर कोरोना लॉस, मोर कोरोना लॉस। जो हमारा कोरोना लॉस है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो मेन ये रीज़न है, जैसे इंटरव्यू वगैरह में भी ये पूछ सकता है कि हम जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो यूज़ करते हैं कंडक्टर का, तो उसका हम जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हम सर्कुलर ही क्यों यूज़ करते हैं, हाँ, ट्रायंगुलर हो गया या फिर रेक्टेंगुलर हो गया, यो क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो सर्कुलर में क्या है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उससे कहीं ना कहीं जो कोरोना लॉस है वो कम है। लेकिन हम अगर ट्रायंगुलर की बात करें, दूसरा शिफ्ट की बात करें, तो उसमें क्या है कि एजेस पे जहाँ मीन्स कॉर्नर है, तो कॉर्नर में क्या हो रहा है, कॉर्नर की वजह से उसका एरिया घट जा रहा है। अब जहाँ उसका एरिया घटेगा तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा चार्ज वहाँ पे जमा होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा, वहाँ पे ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा, मीन्स चार्ज डेंसिटी बढ़ गया। अब चार्ज डेंसिटी बढ़ गया, चार्ज डेंसिटी बढ़ गया, कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि एरिया वहाँ पे कम रहा है। जैसे ये जो है ना एरिया यहाँ पे क्या किया, कम गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसका जो सराउंडिंग एयर पार्टिकल है वो आयोनाइज होगा, आयोनाइज होने की वजह से कोरोना लॉस होने लगेगा। तो एग्जैक्ट ये हमारा रीज़न है। अच्छा, आगे देखिए, एक है हमारा जैसे सॉलिड कंडक्टर यूज़ करना चाहिए या फिर हॉलो कंडक्टर यूज़ करना चाहिए। हम ट्रांसमिशन सिस्टम जो ट्रांसमिशन लाइन में जो हम वोल्टेज ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें हम सॉलिड कंडक्टर यूज़ करें कि हॉलो कंडक्टर यूज़ करें, तो वो भी देख लीजिए क्या है। जैसे मान लीजिए इसका ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है। अच्छा, तो ये हम तो जानते हैं ना कि जो हमारा करंट रेटिंग है, करंट रेटिंग ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया CSA, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कुलर में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, अभी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे मतलब अगर एरिया कम रहा है तो चार्ज डेंसिटी बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है कि जो हमारा करंट रेटिंग है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। हमारा एरिया का क्या फार्मूला आया, पाई आर स्क्वायर, ये आया। अब इसके केस में देख लीजिए, हम ये हमारा है हॉलो, कंपेयर कर रहे हैं ना, ये देखिए ये है हमारा R1 और ये मान लीजिए हमारा R2 है, ठीक है। तो इसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एरिया इसका हम क्या लिखेंगे,
एरिया हम लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये हम एरिया लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि करंट रेटिंग जो है हमारा, हाँ, करंट रेटिंग मतलब हमको जो वोल्टेज ट्रांसफ़र करना है, करंट रेटिंग, तो करंट रेटिंग तो हम कहीं न कहीं दोनों जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है वो क्या होगा, सेम ही तो हम करंट ट्रांसफ़र करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा करंट रेटिंग है, करंट रेटिंग वो क्या है, वो सेम है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर हम एरिया को अगर कंपेयर करें, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, इसका एरिया क्या है, पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है। R1 स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है। अगर हम R2 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे, R2 की वैल्यू तो क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो R की वैल्यू, R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारा जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये तो हमारा हॉलो है, ये क्या है, हॉलो है। यहाँ तो कोई मतलब करंट वहाँ पे नहीं फ्लो कर रहा है, ये हॉलो है। और इसका आउटर सरफेस जो है, आउटर सरफेस का जो रेडियस कितना है, हम कितना बोले, इसका जो रेडियस कितना है R2। ठीक है। इसका रेडियस R बोले। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो कंपेयर करने के बाद हम ये देखते हैं कि R2 का जो वैल्यू है कहीं ना कहीं R से तो ज़्यादा है। इसका इसके रेडियस से, इसके रेडियस से इसका जो आउटर रेडियस है वो क्या है, ज़्यादा है। अब रेडियस ज़्यादा हुआ तो रेडियस ज़्यादा होने से क्या होगा, रेडियस ज़्यादा होने से उसका एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है। रेडियस ज़्यादा होने से क्या होगा, एरिया ज़्यादा होगा। अगर देखिए, अगर एरिया बढ़ा तो एरिया बढ़ने से क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारा चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा, ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर एरिया बढ़ा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कम जाएगा। चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अब चार्ज डेंसिटी कम गया तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी रिड्यूस हो गया या फिर कम गया। क्या बोलेंगे यहाँ पे कि रिड्यूस हो गया, रिड्यूस। तो हम क्या बोलेंगे कि इसलिए कोरोना लॉस, कोरोना लॉस क्या होता है यहाँ पे, कम जाता है, मीन्स मिनिमम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। ये समझ में आया। अच्छा, तो हम कौन सा यूज़ करें, ये जो है हमारा, इसको यूज़ करें या इसको यूज़ करें। तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे इतना जो पार्ट है ये क्या, ये हॉलो है। तो हॉलो होने की वजह से क्या होगा, इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं कम जाएगा। क्या हो जाएगा, कम जाएगा। मीन्स हम क्या बोलेंगे कि इसका जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ वो क्या हो जाएगा, वो कम जाएगा। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम जाएगा, तो इसको अगर हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की तरह यूज़ करें तो कहीं ना कहीं मैकेनिकली अनस्टेबल होने के कारण ये क्या हो सकता है, टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। ठीक है। तो हम इसको, हम वहाँ नहीं यूज़ करते हैं, मीन्स हम हाई वोल्टेज में पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं। हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम इसको बस बार में यूज़ करते हैं। जैसे ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं, बस बार बोलते हैं। तो इट इज़ मोर प्रेफर्ड, it is more preferred to use in, preferred to use in कहाँ, तो बस बार में।
बस बार में अगर इसको यूज़ करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि बस बार में क्या होता है ना कि वहाँ पे वोल्टेज का जो वो है लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। बस बार में क्या है कि वोल्टेज का जो रेटिंग है क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इन जनरल इन प्रैक्टिस हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, हम जो हमारा ये हॉलो वाला जो है कंडक्टर इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मैकेनिकली स्ट्रेंथ नहीं है, मैकेनिकली क्या है, अनस्टेबल है। हम किसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसमें इसको यूज़ करते हैं। इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको हम बस बार में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आगे हम ये समझेंगे कि बस बार क्या होता है। तो अभी के लिए बस इतना समझिए कि बस बार एक कहीं ना कहीं नोड की तरह काम करता है। जैसे हम पढ़े थे ना, सेकेंड लेक्चर में पढ़े थे कि जो हमारा बस बार जो होता है वो नोड की तरह काम करता है। तो अगर हमें कहीं पावर को ट्रांसफ़र करना है तो हम इसी बस बार में उस नोड पे, पर्टिकुलर नोड पे हम क्या करेंगे, कंडक्टर को हम कनेक्ट करके पावर को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो इतना क्लियर हुआ होगा। आगे के लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू फिर करेंगे। और अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट में करके लिखिए, उस पर फिर हम पर्टिकुलर वीडियो बना करके समझाएंगे। ठीक है।